हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ एक न्यू वांगशन फैन फिक्शन स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है क्रूल डेस्टिनी। मुझे लगता है आपको इस फैन फिक्शन को लेकर एक डाउट होगा कि आखिरकार ये जो लड़की है ये कौन है, क्या ये वीइंग है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये लड़की वीइंग बिल्कुल भी नहीं है। वीइंग को एज अ गर्ल मैंने इस फैन फिक्शन में नहीं दिखाया है। वीइंग का इस फैन फिक्शन में पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन वो एक गर्ल के रूप में बिल्कुल भी नहीं आया। आप लोग ऐसा मत सोचना। और ये फैन फिक्शन ओमेगावर्स नहीं है, ये नॉर्मल ही फैन फिक्शन है। और ये फैन फिक्शन मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने लिखा है। मैं इस फैन फिक्शन को आपके साथ एक्सप्लेन करनी हूँ। ये फैन फिक्शन वैसे उनका लिखा हुआ है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें चेंज कर दी हैं ताकि ये फैन फिक्शन थोड़ा लॉन्ग हो सके। इसीलिए आई होप कि आप लोगों को ये मेरा फैन फिक्शन पसंद आए। तो चलिए, आज का इसका फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको ये फैन फिक्शन पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारी कमेंट करना और लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और आप लोगों को डाउट होगा कि आखिरकार ये लड़की है कौन, तो ये आपको बाद में पता चलेगा कि आखिरकार ये लड़की कौन है। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक सीन दिखाया जाता है, एक रूम का सीन जिसमें एक पर्सन सोया हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, उसकी पूरी बॉडी वेट हो चुकी थी, उसकी पूरी बॉडी पर पसीना आ रहा था और वो बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो एक ड्रीम देख रहा था जिसके अंदर एक पर्सन जिसने वाइट कपड़े पहने हुए हैं, उसकी पूरी बॉडी पर ब्लड लगा हुआ है। एक पर्सन उसके पास बैठा हुआ है, उसने भी वाइट कपड़े पहने हुए हैं और वो उसे पकड़कर बहुत ही ज़्यादा रो रहा है और बोल रहा है, प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। और वहाँ दूसरी तरफ एक गर्ल जो रेड कपड़ों में है वो भागती हुई उसके पास आती हैं और उसे देखते हुए बोलती हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ उसे वापस ले आइए, आप तो सब कर सकते हैं ना, तो प्लीज़ उसे आप वापस क्यों नहीं लेकर आते। तभी वो पर्सन बोलता है, नहीं अब हम ऐसा नहीं कर सकते, वो जा चुका है। तभी वो लड़की भी अपने आप को एक तलवार से मार लेती है। ये देखकर वो इंसान जो वहाँ उसके पास बैठा हुआ था वो जल्दी से खड़ा होता है और बोलती है, ये तुमने क्या किया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो वो लड़की रोते हुए बोलती है, अगर ये नहीं तो मैं भी नहीं, इसके साथ मैं भी दोबारा जन्म लूँगी और मैं वापस से इसे आपके पास लेकर आऊँगी। हम मिलकर उसे मारेंगे और फिर से हम अपने वर्ल्ड में वापस अच्छे से रहेंगे। मैं वापस आऊँगी, इसे लेकर मैं वापस आऊँगी। तभी वो पर्सन बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें नहीं पता क्या उसके पास उसकी पुरानी यादें होंगी भी या नहीं, या हो सकता है वो पुनर्जन्म ले भी ना। तभी वो लड़की बोलती है, मैं जानती हूँ वो पुनर्जन्म जरूर लेगा और वो अपनी यादों के साथ भी वापस आएगा। मैं उसे लेकर आऊँगी, मैं उसे लेकर आऊँगी। ये बोलकर वो लड़की वहीं पर मर जाती है और वो पर्सन उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। वो पर्सन उन दोनों को ही वहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। तभी हमें एक डोर पर नॉक सुनाई देती है। डोर पर ज़ोर ज़ोर से नॉक हो रहा था। तभी उस पर्सन की आंखें खुल जाती हैं जो उस कमरे में सोया हुआ था। वो जल्दी से बेड से उठता है और वो देखता है ये क्या हो रहा है। वो अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था और उसकी पूरी बॉडी पसीने से वेट हो चुकी थी। वो अपने आप को संभालता है और जाकर डोर को ओपन करता है। जैसे ही वो डोर को ओपन करता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से उसको हग कर लेता है और बोलता है, सीजे। और वो गर्ल भी उसे टाइटली हग कर लेती है और बोलती है, आशियन क्या तुम उठ गए, चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मम्मा हमारे लिए खाने पर इंतज़ार कर रही है। तभी वो इंसान अपने सिर को हाँ में हिलाता है और बोलता है, ठीक है सीजे, मैं अभी आता हूँ, क्या आचिन उठ गया। तो वो गर्ल अपने सिर को हाँ में हिलाती है और बोलती है कि हाँ वो भी उठ गया है। और क्या तुमने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, तुम जानते हो ना आज हमें यहाँ से जाना है। तभी वो पर्सन यानी कि हमारा बीइंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है और बोलता है, हाँ जी मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, हम वैसे कब जाने वाले हैं। तो वो गर्ल जो वहाँ खड़ी हुई थी जिसका नाम जियांग यानली है वो बोलती है, बस हम 3 घंटे में यहाँ से निकलेंगे खाना खाकर और पिताजी से मिलकर। बीइंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वो गर्ल वहाँ से चली जाती है और बीइंग डोर को बंद कर देता है और वो फिर जल्दी से नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। अब हमें एक सेट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, जो कि कमल के तालाब के बीचों बीच है। उसके चारों तरफ पानी है और हर तरफ कमल के फूल लगे हुए हैं।
इस सेक्ट का नाम जियांग सेक्ट है। जियांग फेंग म्यान इस कबीले के कुल प्रमुख है और मैडम यू यहाँ की महारानी है। इनके 3 बच्चे हैं, एक गर्ल है और 2 बॉय हैं, जिनमें से सबसे बड़ी इनकी बेटी जियांग यानली है और सबसे छोटा बेटा वी यिंग और जियांग चेंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शरारती है। वी यिंग तीनों में से सबसे ज़्यादा शरारती है। वो हर वक्त शरारतें करता रहता है और यहाँ वहाँ उछलता रहता है। उसे घूमना बहुत पसंद है, तो वो अक्सर घर से निकलकर घूमने के लिए कहीं भी चला जाता है। अब हमें उन सभी को दिखाया जाता है। एक तालाब के पास में कुछ लोग बैठे हुए थे। ये जियांग फेंग म्यान थे और उनके बच्चे थे और वो एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी वी यिंग बोलता है, शिजे, क्या हमारा वहाँ जाना ज़रूरी है? हम वैसे भी यहाँ भी तो शिक्षा ले सकते हैं। तभी फेंग म्यान वी यिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वी यिंग, हमें गुरुजी लैन का संदेश मिला है। वो चाहते हैं कि इस बार सभी कबीले के राजकुमार और राजकुमारियाँ वहाँ जाएं और शिक्षा लें, तो हम उनके आदेश को कैसे न माने। वे यिंग मुँह बनाता है और बोलता है, ठीक है, मैं जाऊंगा फादर, और वहाँ जाकर शिक्षा भी लूँगा। तभी जियांग चेंग वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या सच में तुम वहाँ शिक्षा लोगे या फिर वहाँ जाके कोई बखेड़ा खड़ा करोगे? वी यिंग जियांग चेंग की ओर देखता है और बोलता है, जियांग चेंग, तुम चाहते हो मैं तुम्हें अभी मार डालूं? तभी मैडम यू उनकी ओर देखती हैं और बोलती हैं, तुम तीनों लड़ना बंद करो अब और मेरी बातें ध्यान से सुनो। तुम्हें नहीं पता लैन कबीला कितना अनुशासित है। अगर तुमने वहाँ पर कोई भी नियम तोड़ा तो तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। समझ में आया तुम्हें? वी यिंग मैडम यू की ओर देखता है और बोलता है, जी माँ, हमें समझ आ गया कि हम वहाँ जाकर कोई भी नियम नहीं तोड़ेंगे। प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए, हम सब सही होंगे वहाँ पर। इसके बाद मैडम यू कुछ नहीं बोलती और वो सब अपना खाना खाने लगते हैं, क्योंकि आज उनके बच्चे लैन कबीले में शिक्षा लेने के लिए जाने वाले थे, तो वो सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अब हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो उस फैमिली को वहाँ खाना खाते हुए देख रहा था। उसने बिल्कुल ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और उसका फेस भी कवर था। ये पर्सन बचपन से ही वी यिंग का पीछा कर रहा है। जब से वी यिंग ने जन्म लिया है तब से ही वो वी यिंग को देखता आ रहा है। वी यिंग का वो हमेशा से ही पीछा करता है। ये कौन है हमें आगे पता चलेगा, लेकिन वो पर्सन हर वक्त हर जगह वी यिंग का ऐसे ही पीछा करता रहता है। वी यिंग, जियांग यानली और जियांग चेंग तीनों ही लैन कबीला शिक्षा लेने के लिए जाने के लिए तैयार थे। वो बोट के पास खड़े हुए थे और अपने माता पिता को वो अलविदा बोल रहे थे। वो तीनों ही बोट में बैठ जाते हैं और लैन कबीले के लिए निकल जाते हैं। अब हमें गुसु के लैन कबीले को दिखाया जाता है, जहाँ पर गुरुजी लैन एक कमरे में बैठे हुए थे। उनके पास उनके दोनों नेफ्यूज़ लैन वांगजी और लैन सिचैन बैठे हुए थे। वो अपने अंकल की सारी बातें सुन रहे थे, जो भी अंकल उन्हें बोल रहे थे। गुरुजी लैन ने उन दोनों की ओर देखा और वो बोलते हैं, 2 दिन में सभी शिष्य यहाँ आ जाएंगे। वो हमारी कबीले में शिक्षा लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वांगजी और सिचन, तुम दोनों उन सभी का ख्याल रखना। दोनों ही अपने अंकल की ओर देखते हैं और बोलते हैं, जी गुरुजी, हम उनका सभी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। इसके बाद गुरुजी लैन उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। लैन सिचैन और वांगजी दोनों ही अपने अंकल के रूम से बाहर आते हैं और वो वहीं धीरे धीरे चलने लगते हैं। लैन सिचैन वांगजी की ओर देखता है और बोलता है, वांगजी, मुझे लगता है इस बार तुम्हें अपने लिए कोई दोस्त ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि इस बार कबीले के शिक्षा लेने के लिए आने वाले सारे राजकुमार तुम्हारी ही उम्र के हैं। मुझे लगता है तुम्हें अपने लिए एक दोस्त ज़रूर बनाना चाहिए। आखिरकार कब तक तुम इसी तरह रहोगे? वांगजी, मेरी बात मानो और तुम किसी न किसी को अपना दोस्त ज़रूर बनाओ। वांगजी अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, भैया, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये बोलकर वांगजी वहाँ से चला जाता है। लैन सिचैन अपने भाई को जाता हुआ देख रहे थे और वो बोलते हैं, वांगजी, नहीं, तुम ऐसे कब तक रहोगे? आखिरकार तुम्हें एक न एक साथी की ज़रूरत होगी जो तुम्हें समझ पाए। आखिरकार कब तक तुम इसी तरह से अकेले रहोगे? जितना जल्दी तुम अपने लिए किसी को ढूंढ लो, बहुत अच्छा होगा। ये बोलकर फिर वो अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। अब हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। वांगजी अपने कबीले के कामों से बाहर गया हुआ था, गुस्से में आया हुआ था। वो अपने कुछ वर्क को कर रहा था।
तब हमें वीजिंग को दिखाया जाता है। वीजिंग अपने सेजे और अपने ब्रदर जैंग चैंग के साथ वहीं एक धर्मशाला में रुका हुआ था। वीजिंग जैंग चैंग की ओर देखते हुए बोलता है, जैंग चैंग मुझे गुसू सिटी देखनी है तो मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जैंग चैंग वीजिंग को जाते हुए देखता है और बोलता है, मैं जानता हूँ वीजिंग तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए। मैं जानता हूँ तुम अब शराब खाने ही जाओगे। तुम्हारे जैसा पियक्कड़ और कर भी क्या सकता है। ये बोलकर जैंग चैंग अपनी जगह से खड़े हो जाता है और वो भी अपने रूम से बाहर चला जाता है। वीजिंग गुस्से में इधर से उधर घूम रहा था। तभी वो कुछ गर्ल्स को देखता है जो वहाँ कुछ शॉप्स पर कुछ बेच रही थी। वीजिंग जैसे ही उन्हें देखता है तो उनके पास चला जाता है। उन्हें देखते हुए बोलता है, क्या बेच रहे हो आप। जैसे ही वो शॉप ओनर्स वीजिंग को देखती हैं तो वो उसकी ओर देखते ही रह जाती हैं, क्योंकि वीजिंग बहुत ब्यूटीफुल था और उसने वाइट कपड़े पहने हुए थे जिसमें वो बिल्कुल एंजल लग रहा था। सभी लड़कियों की नज़रें तो हमारे वीजिंग से बिल्कुल भी नहीं हट रही थी। वीजिंग उन गर्ल्स के साथ उनके साथ वहीं पर फ्लर्टिंग करने लगता है। वहीं पास से वांगजी गुजर रहा था। जब वांगजी को कुछ हंसने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो वहीं रुक जाता है और मुड़कर पीछे देखता है। वांगजी की नज़रें जब वीजिंग पर पड़ती हैं तो वो देखता ही रह जाता है, लेकिन जब वांगजी की नज़रें उन लड़कियों पर पड़ती हैं जो कि वीइंग के साथ हंसकर बातें कर रही थी, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वीइंग बिल्कुल बेशर्मों की तरह उन गर्ल्स के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था और वांगजी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वीइंग के हाथ में एक वाइन की बोतल थी और वो उसे वाइन भी पी रहा था। वांगजी जब ये सब चीज़ें देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वांगजी वीइंग की ओर देखता है और बोलता है, बेशर्म। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वांगजी वहाँ से जाने लगता है, वीइंग वांगजी की ओर देख लेता है और वो जल्दी से भागकर उसके पास जाता है और बोलता है, ओह आप क्या मुझे देख रहे थे। वांगजी जब ये आवाज़ सुनता है तब वो वीइंग की ओर देखने लगता है, लेकिन फिर से वो वीइंग से कुछ नहीं बोलता और वहाँ से आगे चला जाता है। वीइंग वहीं पर खड़ा हुआ था और वो बोलता है, क्या मुझे इग्नोर किया। सच में ये पहली बार किसी ने किया है, ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत खड़ूस है वो। ये बोलकर वो पीछे मुड़ जाता है। जैसे ही वीजिंग पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर जेंग चेंग था। जेंग चेंग को देखकर वीजिंग बोलता है, हाँ चिंग, तुमने मुझे डरा दिया। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जेंग चेंग वीजिंग की ओर देखता है और बोलता है, वीजिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम फिर से शुरू हो गए। मैंने कहा था ना कोई बखेड़ा खड़ा मत करना। तुम क्या चाहते हो, हम यहाँ से बाहर चले जाएं। वीजिंग जेंग चेंग की ओर देखता है और बोलता है, जेंग चेंग अब मैंने क्या कर दिया, तुम ये सब क्यों बोल रहे हो। जेंग चेंग वीजिंग की ओर देखता है और बोलता है, अपनी हालत को देखो और फिर मुझे बोलो। वीजिंग जेंग चेंग की ओर देखता है और बोलता है, जेंग चेंग मुझे पता है तुम्हें भी ये पीनी है। ये गुसू की सबसे मशहूर शराब है, क्या तुम पीना नहीं चाहोगे। मैं तो इसे पिए बिना रह ही नहीं पाया, ये इतनी लाजवाब है, मुझे लगता है तुम्हें भी इसे पीना चाहिए। जेंग चेंग वीजिंग की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमें वापस गुसू के लिए आगे चलना होगा, वरना हम शाम होने से पहले गुसू बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे। जेंग चेंग वीइंग की ओर देखकर ये बोलता है। वीइंग जेंग चेंग की ओर देखता है और बोलता है, जेंग चेंग तुम क्यों चिंता करते हो, हम शाम होने से पहले वहां पहुंच जाएंगे, वैसे भी अभी तो शाम होने में बहुत टाइम है। जेंग चेंग वीइंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या सच में तुम्हें लगता है हमारे पास टाइम है। वीइंग जेंग चेंग की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है जेंग चेंग, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ये बोलकर वीइंग जेंग चेंग के साथ चला जाता है। अब हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। वांगजी अपने सेक्ट वापस लौट चुका था। गुसू के अंदर वो अपने रूम के अंदर जिंगशी में बैठा हुआ था। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। वांगजी जल्दी से डोर को ओपन करता है तो वो देखता है डोर पर उसके बड़े भाई लाइन सेशन खड़े हुए थे। जैसे ही वांगजी अपने ब्रदर को देखता है तो वो उन्हें बो करता है और बोलता है, गगर क्या हुआ। सेशन वांगजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांगजी मुझे अंकल ने कहा है कि हमें रात को जागकर सभी चीज़ें चेक करनी होगी, तो वांगजी आज तुम कर लो, कल मैं कर लूँगा। मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा देर तक जागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नए शिष्य आज हमारे गुरुकुल में आए हैं वो सभी अपने रूम्स के अंदर जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बाहर निकलेंगे। वांगजी अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, गगा कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगा, आप सेक्ट के और काम कर लीजिए, ये काम मैं ही कर लूँगा। लायन से जैन वांगजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांगजी लेकिन तुम कैसे कर पाओगे, अंकल ने कहा है कि हमें ये जब तक करना होगा तब तक कि वो सभी शिष्य वापस अपने कबीला नहीं लौट जाते। वांगजी अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, गगा कोई बात नहीं,
आप चिंता मत कीजिए, ये काम मुझ पे छोड़ दीजिए। आपको वैसे भी सेक्ट के और सारे काम करने होते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये काम कर लूँगा। लैन सेजन वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है वांग जी, तो तुम आज से ही शुरू कर देना। लैन सेजन वांग जी की ओर देखते हैं और वहाँ से फिर चले जाते हैं। वांग जी फिर अपने रूम जिंगसी से बाहर आता है और वो सभी चीज़ें चेक करने के लिए राउंड पर निकल जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ जियांग चैंग आज वे यिंग के रूम में ही रुका हुआ था, क्योंकि इतने ज़्यादा शिष्य आ चुके थे कि अब उनके पास रूम्स कम पड़ रहे थे। आज के लिए जियांग चैंग और वे यिंग एक ही रूम के अंदर सोने वाले थे। जियांग चैंग जब रूम में चारों तरफ वे यिंग को ढूंढता है तो उसे वे यिंग नहीं मिलता। जियांग चैंग अपने सिर को पकड़ लेता है और बोलता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब ये इतनी रात को कहाँ चला गया? वुसु में रात को बाहर घूमना मना है, ये क्यों नहीं मानता? जियांग चैंग वहीं पर बैठा रहता है और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी सेक्ट का चक्कर लगा रहा था, वो सभी चीज़ें चेक कर रहा था। तभी वांग जी को ऐसा लगा कि जैसे कोई है। वांग जी जल्दी से पीछे मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वांग जी पीछे मुड़ता है उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे पकड़ रहा है। अचानक से वांग जी की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है और किसी ने उसकी कमर से उसे पकड़ा और झाड़ियों के अंदर धक्का दे दिया। वांग जी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। अचानक से एक हाथ उसके माउथ पर आकर रख दिया गया। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आया। वो अपनी बॉडी को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बिल्कुल भी बॉडी मूव नहीं होती। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो देख लेना, मैं तुम्हें उस पत्थर के पीछे ले जाऊंगा और तुम्हारे सारे कपड़े निकाल दूंगा और फिर मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वांग जी ये सुनकर इतना ज़्यादा ब्लश करने लगता है ना, उसके चीक्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता आखिरकार ये कौन है और ये ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वांग जी को महसूस होता है कि जैसे किसी ने उसके फोरहेड रिबन को टच किया हो। वांग जी जब अपनी आइज़ को ओपन करता है तब वो उस पर्सन की आइज़ को देखता है, वो बहुत ब्यूटीफुल थी। वांग जी इससे पहले कि कुछ और बोल पाता, वांग जी के दोनों हाथ उसी के फोरहेड रिबन से वी यिंग ने बांध दिए थे। ये देखकर वांग जी बहुत हैरान हो गया था। वांग जी उस पर्सन की ओर ही देखता जा रहा था। तभी वांग जी को कुछ याद आया, ये तो वही है। तभी वांग जी बोलता है, तुम बेशर्म लड़के, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे और मेरे हाथ खोलो, ये तुमने क्या कर रहे हो? जैसे ही वे जिंग उस पर्सन की ओर देखता है और बोलता है, ओह तो ये तुम हो। वैसे उस वक्त तुम मुझे क्या बोल रहे थे? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे पता है तूने मुझे वहाँ पर बेशर्म कहा था, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम वैसे हो कौन? लैन जैनविंग से कुछ नहीं बोलता। कुछ देर इसी तरह से वांग जी को परेशान करने के बाद विंग ने उसे छोड़ दिया। वांग जी जल्दी से विंग से अलग होता है और बोलता है, तुमने हमारे गुस्सू के रूल्स को ब्रेक किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वांग जी विंग पर जल्दी से एक स्पेल पड़ता है, जिस वजह से विंग कुछ भी बोल नहीं पाता। वांग जी विंग को पकड़ के वहाँ वॉल ऑफ रूल्स के सामने ले जाता है और खड़ा कर देता है और बोलता है, घुटनों के बल बैठ जाओ, तुमने हमारे कितने रूल्स को तोड़ा है, तो अब तुम्हें सजा मिलेगी। वे यिंग फिर वॉल ऑफ रूल्स की तरफ देखता है और वो कुछ बोलने की कोशिश करता है। वे यिंग इतने सारे रूल्स को देखकर अपने मन में सोचता है, इतने सारे रूल नहीं, ये तो मैं कभी फॉलो नहीं कर पाऊंगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके बाद वे यिंग वांग जी की उन स्पेल से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। कुछ देर तक ऐसे ही स्ट्रगल करने के बाद वे यिंग उन स्पेल से आज़ाद हो जाता है और वो वांग जी से बोलता है, वो वहाँ कौन है? गुरुजी लैन? ये देखने के बाद वांग जी जल्दी से टर्न होता है। वहाँ वांग जी देखता है कि कोई भी नहीं था। जल्दी से वांग जी पीछे वापस मुड़कर देखता है तो वहाँ पर वो लड़का बिल्कुल भी नहीं था। वांग जी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से उस लड़के को ढूंढने के लिए इधर से उधर घूमने लगता है और वे यिंग वापस से अपने रूम के अंदर आ जाता है। वे यिंग जल्दी से रूम के अंदर आता है और डोर को बंद कर देता है और वो वहीं पर आराम से लेट जाता है। अब हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सभी राजकुमार और जितनी भी राजकुमारियाँ लैन कबीले में शिक्षा लेने के लिए आए हुए थे, वो एक हॉल के अंदर इकट्ठा हो गए थे और एक एक करके सभी गुरुजी लैन को प्रणाम कर रहे थे। सभी के प्रणाम करने के बाद वहाँ पर गुरुजी लैन अपने कबीले के नियमों को बताना शुरू करते हैं, जिसे सुनने के बाद वियिंग बहुत बोर फील कर रहा था। तभी वियिंग की नज़रें अचानक से वांग जी पर पड़ती हैं। जैसे ही वियिंग ने वहाँ वांग जी को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वांग जी की ओर देखकर वो एक स्माइल करने लगता है और फिर वो अपना हाथ वांग जी की हिलाने लगता है। ये देखने के बाद लैन चिरेन जब वी यिंग को ऐसा करते हुए देखते हैं तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वी यिंग के ऊपर वो एक स्टिक को फेंक कर मारते हैं और बोलते हैं, तुम ये क्लास के अंदर क्या कर रहे हो?
वीजिंग जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और बोलता है, गुरुजी मैं बस वो। गुरुजी लैन गुस्से में बोलते हैं, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी क्लास के अंदर इस तरह से मस्ती करने के लिए। वीजिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है और वो वहीं पर चुपचाप खड़ा रहता है। इसके बाद गुरुजी लैन वीजिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, तुम सारे रूल्स को कॉपी करोगे, वो भी 200 बार। वीजिंग ये सुनता है तो शॉक में आ जाता है और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, क्या इतने सारे रूल, वो भी 200 बार? नहीं प्लीज़, ऐसा 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 मत कीजिए गुरुजी, मैं आगे से कोई शरारत नहीं करूँगा। लेकिन गुरुजी लैन वीजिंग की कोई बात नहीं सुनते और वो बोलते हैं, वांग जी तुम जाओ और इससे सारे रूल्स को अच्छे से लिखवाना, जब तक कि ये सारे रूल्स को अच्छे से न लिख ले इसे वहाँ से जाने मत देना। वांग जी अपनी जगह से खड़े हो जाता है और वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वांग जी भी अंकल को वॉक करता है और वो भी क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वांग जी बाहर आता है तो वो देखता है कि वीजिंग वहाँ कुछ गर्ल्स के साथ खड़ा हुआ था और उनके साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। ये देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी ने वीजिंग का हाथ पकड़ा और वो उसे खींचते हुए लाइब्रेरी की ओर ले जा रहा था। वीजिंग ने कहा, हे तुम क्या कर रहे हो, प्लीज़ छोड़ो मुझे। हे लैंसन छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम, प्लीज़ ऐसा मत करो, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे जितने भी रूल है प्लीज़ मैं उन्हें बाद में लिख लूँगा, पर फिलहाल मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। लेकिन वांग जी वीजिंग को नहीं छोड़ता और वो उसे लेकर लाइब्रेरी में आ जाता है और उसे एक जगह पर बिठा देता है और पेपर और पेन देते हुए बोलता है, ये जितने भी रूल हैं इन्हें 200 बार लिखो, उसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकते हो। वीजिंग वांग जी की ओर देखकर मुंह बनाता है और बोलता है, तुम बहुत ही खड़ूस हो, तुम्हारा अगर यही रवैया रहा तो तुमसे कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी। समझ में आया तुम्हें? तुम्हें सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे तुम हैंडसम हो उसी तरह से तुम्हें लोगों से अच्छी तरह से बात करनी चाहिए, न कि इस तरह से गुस्से में। अगर तुम इतने कठोर नहीं बनोगे तो हर लड़की तुम्हारे पीछे पागल होगी, तुम बहुत खूबसूरत हो। वांग जी वीजिंग की ओर देखता है और बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी लड़की की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वीजिंग हैरान होकर वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, क्या सच में? अच्छा ठीक है, तुम मेरे दोस्त बनोगे? वांग जी वीइंग की ओर हैरान होकर देखता है और बोलता है, बकवास, अपना काम करो। ये बोलकर वांग जी भी एक जगह जाकर बैठ जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ओके।